ऑलराइट एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की और कुछ और चीज़ों की बात करेंगे, जैसे सेक्शन फार्मूला वगैरह क्या होता है। ठीक है, और सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो वेक्टर एडिशन एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से गवर्न होता है। एक्चुअली में दो लॉज हैं, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और दोनों सेम है। पहली चीज़, डिफरेंस कुछ नहीं है। मैं आपको भी बताऊंगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फिर आप समझ जाएंगे कि दोनों सेम चीज़ ही हैं। ठीक है, जैसे हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया है ए बी सी डी। ठीक है, पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की बात करेंगे। ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया है, इसमें हमारे पास वेक्टर है ए बी और वेक्टर ए डी, और ए डी की डायरेक्शन में है बी सी और ए बी की डायरेक्शन में है डी सी। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इनके मैग्नीट्यूड्स, अपोजिट साइड के मैग्नीट्यूड्स सेम होंगे और इनके डायरेक्शंस मैंने सेम कर ही दिए हैं। ठीक है, तो ए डी वेक्टर इक्वल है बी सी वेक्टर के, जिसको मैं येलो से डिनोट कर देता हूँ। जैसे ए डी वेक्टर ये वाला वेक्टर हो गया, ठीक है, और डी बी सी वेक्टर ये हो गया, और ग्रीन से डिनोट कर देते हैं ये वाला वेक्टर। ठीक, और ये वेक्टर। अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता क्या है? वो ये कहता है कि अगर दो वेक्टर्स जो को इनिशियल है, को इनिशियल का मतलब एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, तो उन दो और वो दो वेक्टर्स जो एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो दोनों किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स, अगल बगल वाली साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक ए डी वेक्टर और एक ए बी वेक्टर को देखिए, ये दोनों को इनिशियल हैं क्योंकि ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं ए से, और इन दोनों का डायरेक्शन मैंने बता दिया है। ए डी का डायरेक्शन येलो वाला और ए बी का डायरेक्शन ग्रीन वाला। ठीक है, और ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स को, सॉरी, एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ए डी एंड ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट्स adjacent sides of parallelogram ABCD। तो अगर हम ए वेक्टर, सॉरी, ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर को ऐड करें, ठीक है, इफ वी ऐड ए बी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, then resultant of addition is represented by diagonal AC vector co-initial with AD एंड ए बी वेक्टर। है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग इस ए बी वेक्टर जिसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, और ए डी वेक्टर जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड किया जाए तो एक ये दोनों का एडिशन बनता है ए सी वेक्टर, जो कि रिप्रेजेंट होता है डायगोनल से, जो कि कौन सा डायगोनल है? वो वाला जो को इनिशियल है पहले दोनों वेक्टर्स के, ए वेक्टर और बी वेक्टर से, जो को इनिशियल है। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए, जो कि ए है। ठीक, मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो हमें कोई दूसरा डायगोनल मिल जाए, जैसे कि डी बी, तो वो जो है रॉन्ग होगा। ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका डी बी, वो इक्वल नहीं होगा डी बी के।
हालांकि उसकी भी वैल्यू आएगी कुछ, लेकिन वो कुछ और होगी। तो ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। अब आप देखिए एक चीज़ यहाँ पे, इस डेफिनेशन से हम आ जाते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पे। ठीक है, यहाँ साइड में आपको छोटा सा समझा रहा हूँ मैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, जैसे आपको पता है ना कि ये जो ए डी वेक्टर मैंने लिखा है, ये ए डी वेक्टर इक्वल है बी सी वेक्टर के। ठीक है, इसको माइंड में रखिए आप। अब जो हमने इक्वेशन बनाई है, जो लॉ ऑफ एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वो क्या कहता है कि अगर आप ए बी वेक्टर को ऐड करें ए डी वेक्टर में तो आपको मिल जाएगा ए सी वेक्टर। ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब इसी लॉ में अगर ये इक्वेशन नंबर 1 से आई हुई वैल्यू ए डी की जगह पर रख दी जाए तो हमें मिल जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। अब देखो ए बी बी सी और ए सी ये तीनों साइड बन गई एक ट्राइंगल की, रिप्रेजेंट कर रही हैं ट्राइंगल को। तो यही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन निकल के आ जाता है, और जो कि इस ट्राइंगल के अंदर डिफाइन हो जाता है। जो इस साइड में ये रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया है, इस ट्राइंगल के अंदर देखो तीनों साइड आ गई हैं। ठीक है, हम चाहें तो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम चीज़। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन सेम चीज़ है, बस हमें क्या करना होता है, ए डी वेक्टर को डिस्प्लेस करना होता है बी सी वेक्टर से, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे फ्री वेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, ना कि लोकलाइज्ड वेक्टर्स की। ठीक है, फ्री वेक्टर को आप उठा के स्पेस में कहीं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस उसकी सपोर्ट लाइन चेंज होती है और उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है। ठीक है, सपोर्ट लाइन वो लाइन होती है जिस लाइन के अलोंग वेक्टर चल रहा है, मतलब डायरेक्टेड है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक लाइन बना दी है यहाँ पे, देखो ये डॉट 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 ए डी के ऊपर मैंने एक लाइन बना दी है डॉट 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 करके। ये ए डी वेक्टर की सपोर्ट लाइन है, इस लाइन के अलोंग ये वेक्टर बना हुआ है। तो ये सपोर्ट लाइन उठा करके आप उधर बी सी पे रख देंगे तो वो ए डी वेक्टर डिस्प्लेस होकर बी सी पे चला जाएगा, और ऐसा हम कर सकते हैं फ्री वेक्टर्स के केस में। तो हमारे पास ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आ गया। अब थोड़ा सा इसका जो है वर्किंग रूल समझ लेते हैं। ठीक है तो वैसे ये बहुत इजी। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेक्टर ले लिया ए बी वेक्टर। ठीक है, ए बी। ठीक है, और हमने क्या किया, एक वेक्टर और ले लिया जो वेक्टर, देखो ये वेक्टर ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ए पर इसकी टेल है और बी पे इसका हेड है। ये इसका हेड हो गया यहाँ पे और ये इसकी टेल हो गई यहाँ पे। अब आप एक दूसरा वेक्टर लो जो जिसका टेल बी से स्टार्ट होता हो, जिसका टेल बी से स्टार्ट होता हो, तो इस तरीके से ले लो और उसको आगे ले जाओ और आगे। ठीक है, तो ये जो बी सी वेक्टर है, बी सी वेक्टर, इसका जो टेल है वो बी से स्टार्ट हो रहा है और सी पे इसका हेड है। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अब देखो डायरेक्ट ए से सी पे चले जाओ तो तुम्हें मिल जाएगा इन दोनों का सम। यस, तो ए बी वेक्टर से बी सी वेक्टर की तरफ जा रहे हैं। देखिए डायरेक्शन देखिएगा, जब मैं रेड से बना रहा हूँ डायरेक्शन इसका, ए से गए बी की तरफ, फिर बी से गए सी की तरफ। अब आप ए से जाइए डायरेक्ट सी की तरफ। ठीक है, तो एक वेक्टर आप बना दीजिए इस तरीके से, ए से सी की तरफ। तो ये जो वेक्टर होगा जो डायरेक्ट ए की टेल को सी के हेड से ज्वाइन करेगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। अगर ए सी वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है सी से, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर।
ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। और सेम आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता है, बस ये जो BC वेक्टर है वो अगर यहाँ पे बन जाता है तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बन जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोनों लॉज हमने सीख लिए हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रूव नहीं करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को, केवल हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है एडिशन में, ये याद रखिएगा। एडिशन के अंडर ये बात हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो जैसे नंबर सिस्टम में 2 + 3 इक्वल होता है 3 + 2 के इक्वल होता है 5 के, तो वैसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होगी। A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल होगा B वेक्टर प्लस A वेक्टर के, और इसमें कोई हार्म नहीं है, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी जो कि डायगोनल C वेक्टर होगा। इसको तुम प्रूफ भी कर सकते हो पैरेललोग्राम से। एक बार नीचे वाले ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाओ, एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल में एडिशन प्रॉपर्टी लगाओ, दोनों का आंसर सेम आएगा, इक्वल टू C वेक्टर। तो ये A + B B + A सेम होगा। दूसरी चीज़ होती है प्रॉपर्टी नंबर 2 एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वैसे ही जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग सीखते थे वैसे ही है कि अगर A वेक्टर को ऐड किया जाए B और B वेक्टर प्लस C वेक्टर के सम में, तो ये आंसर सेम होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर के सम में अगर ऐड किया जाए C वेक्टर उसके, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है, होल्ड करती है। तीसरी चीज़ हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है? जैसे हम लोगों ने सीखा है कि प्लस में, प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन उसको कहते हैं जो दो चीज़ों को लेता है एट अ टाइम और फिर उसका आंसर देता है। तो ये जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये सब बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है, डिवीजन भी बाइनरी ऑपरेशन है, और भी बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। तो जैसे एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, इसमें एक तरफ आप कोई एक नंबर ले लो, कोई भी चीज़ ले लो यहाँ पे एक तरफ, जैसे आपने 2 ले लिया, इसमें ऐड कर दिया यहाँ पे एक दूसरा कोई नंबर, और वो नंबर हमें नहीं पता है, लेकिन आंसर जो आ रहा है उसका 2 ही आ रहा है। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? क्वेश्चन मार्क। साफ आपको पता चल रहा है यहाँ पे 0 होगा। तो 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका? एडिशन का। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि उस एलिमेंट को आप उस पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन में ऑपरेट करेंगे किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो आपके पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे, बस सिंपल समझेंगे। एडिशन के अंदर हमारे पास 0 है, वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है? वेक्टर में वो भी सेम रहेगी आपकी, बस वो हो जाएगी 0 वेक्टर, जिसको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि 0 वेक्टर क्या होता है। तो A वेक्टर में अगर आप ऐड करेंगे 0 वेक्टर तो आपको वापस मिल जाएगा A वेक्टर। तो 0 वेक्टर कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? एक यहाँ पे आप वेक्टर ले लेते हैं, जैसे A वेक्टर ले लिया, इसमें आपने एक वेक्टर यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी। ये कहना कुछ इस तरीके से है कि अगर हम 2 में कोई ऐसा नंबर यहाँ पे ऐड करें क्वेश्चन मार्क, तो हमें 0 मिल जाए, तो वो 2 का इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे A वेक्टर जो आपके पास लिखा हुआ है, इसमें आप ऐड कर दो -A वेक्टर,
तो आपको मिल जाएगा 0 वेक्टर। तो माइनस ए वेक्टर कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है वेक्टर्स में, और एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है वेक्टर्स में, ठीक है। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगती है। अब आ जाते हैं हम लोग और आगे, और बात करते हैं कुछ इनइक्वालिटीज़ की जो आपकी लगती हैं इसमें वेक्टर एडिशन में। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, देखिए इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग वेक्टर्स, ठीक है। तो पहली इनइक्वालिटी ये है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और लेट सपोज कर लेते हैं कि वो वेक्टर्स आपके हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वेक्टर है आपका ए और एक वेक्टर है बी। तो इनसे बनी हुई कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, वो क्या हैं देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी ये हमेशा होगा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। दूसरा है हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। और तीसरी एक इनइक्वालिटी है, वो ये है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ये हमेशा होगी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो अब इनको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है, एक एक करके प्रूफ करेंगे। पहली आइडेंटिटी जो आपकी है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, इसका क्या मतलब है आप समझिए। पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे दो केस अराइज हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्राइंगल से, जो हम 9th क्लास में पढ़ते थे कि दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। उस चीज़ से हम लोग ये इसको प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए दो केस बनते हैं कि केस 1, पहली बात ए वेक्टर और बी वेक्टर ये कोलिनियर नहीं है, आर नॉट कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर नहीं है तो एक वेक्टर ऐसे जा रहा होगा और एक वेक्टर ऐसे जा रहा होगा, किसी और डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना, सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। तो चलो ऐसा करते हैं कि एक वेक्टर को हम लोग बना लेते हैं, ओ ए वेक्टर को इस तरीके से बना लेते हैं, ओ ए वेक्टर, ठीक। और फिर हम लोग बना लेते हैं एक ए से बी की तरफ जाने वाला वेक्टर, ये, ठीक है। और फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से ओ से डायरेक्ट बी की ट्रेल को बी के हेड को जोड़ देंगे ऐसे। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ एडिशन आएगा वो होगा ओ बी वेक्टर इक्वल है ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ठीक है। इसके तो इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर इसको लिखा जाए तो यहाँ पे जो ओ ए वेक्टर है मान लो वो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, तो ये क्या हो गया, ये ए प्लस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ये बताओ कि जो ओ बी वेक्टर है वो इक्वल है किसके, ए प्लस बी वेक्टर के। और तो फिर अगर इसका मॉडुलस देखा जाए
तो मॉडुलस ऑफ ओ बी वेक्टर इक्वल होगा ओ बी लेंथ के, और और वो होगा इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर के। ठीक है, साफ दिख रहा है हमें। दूसरी चीज ओ ए वेक्टर इक्वल है ए वेक्टर के, तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर मतलब इसका मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है ए वेक्टर के मॉडुलस के, और ए बी वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर के, तो इसका जो मॉडुलस होगा वो हो जाएगा ए बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, यहाँ पे ये लिखना भूल गए कि ये ओ ए लेंथ के इक्वल है और ये ए बी लेंथ के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब आप इस पे आइए, यहाँ से आइए। ठीक है, इसको देखिए, ये जो वेक्टर एडिशन हो रहा है इसमें हमने एक तरफ ऐड किया है ओ ए को, एक तरफ ऐड किया है ओ ए और ए बी को। ठीक है ना, लेकिन अगर ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल्स में ओ ए प्लस ए बी हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है ओ बी से। ठीक, ओ ए प्लस ए बी हमेशा ग्रेटर होता है ओ बी से। ये क्या है, ये इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल का रूल है, तभी ट्रायंगल बनेगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो अब यहाँ पे ओ ए बी और ओ बी की वैल्यू का रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा कि ओ ए की जगह क्या रखेंगे, ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला रूल बन गया हमारा, पहली इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। अब आप आ जाइए सेकेंड इनइक्वालिटी पे। अच्छा, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये केस 1 की बात हो रही थी। केस 1 में ए और बी कोलिनियर नहीं थे, मैंने आपको ऊपर बताया। अब केस 2 जिसमें ए और बी कोलिनियर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है तो इनको ऐसे बनाया जा सकता है, ओ ए और फिर ए से आगे बना दिया हमने ये बी। ठीक है, और ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। साफ दिख रहा है आपको क्योंकि ये कोलिनियर हैं, तो आपको साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ओ बी वेक्टर इक्वल है ए ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि लेंथ ऑफ ओ ए प्लस लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ बी होगी, क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक लाइन में है। तो फिर अगर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इनके जो वेक्टर के मॉडुलस हैं उनको रखेंगे तो हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इसकी जगह पे प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इसकी जगह पे इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर ओ बी की जगह पे। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें और ऊपर वाली इक्वेशन को देखें और इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, ठीक है, तो साफ आपको आंसर मिल जाएगा एक बार में। देखो, कंबाइन करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर या तो बड़ा होगा ए प्लस बी वेक्टर से, या मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल होगा मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर के। तो इन दोनों को कंबाइन करके बोलोगे तो यही बोलोगे कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर के। इस इक्वेशन को रीराइट कर दो दूसरे तरीके से, मतलब LHS RHS को पलट के लिख दो, तो तुम्हें मिल जाएगा ए प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। ये आपका बन गया पहला रूल, ठीक, या पहली इनइक्वालिटी आप इसको कह सकते हो।
अब जो दूसरी इनइक्वालिटी वो बहुत सिंपल है, वो पहली इनइक्वालिटी से ही निकल के आई है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग एक यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसे केस 2 नहीं सॉरी जो सेकंड इनइक्वालिटी थी ये वाली, कि a माइनस बी वेक्टर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, ठीक है। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे पहली वाली प्रॉपर्टी का जो ऊपर लिखी हुई है। तो इसको बताओ जरा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ये है इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। और ये जो चीज़ है हमारे पास ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, इसको अगर आप ऊपर वाली प्रॉपर्टी से खोलें, इस प्रॉपर्टी से अगर इसको खोलें तो इस साइड पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड प्लस मॉड ऑफ माइनस बी वेक्टर, ये। तो इधर वापस इसको अरेंज कर दो ऐसे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के फॉर्म में, और लिख दो लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर। और माइनस बी वेक्टर का मॉड भी क्या होगा, ए बी वेक्टर ही होगा, क्योंकि उसके अंदर जो एक्चुअली में ये है क्या, जो बी वेक्टर का मॉड है वो उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू पे नेगेटिव लगा हुआ है तो वो मॉड पॉजिटिव ही कर देगा उसको। तो यहाँ पे भी आ जाएगा बी वेक्टर का मॉड। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, सेकंड इनइक्वालिटी हमारी प्रूव हो गई है, ठीक है। थर्ड इनइक्वालिटी हमारी कहती है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है थर्ड इनइक्वालिटी क्या है, कि ए माइनस बी का मॉड ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए का मॉड माइनस बी का मॉड, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करके लिखेंगे, ए का वेक्टर इक्वल हो सकता है ए वेक्टर के, कोई दिक्कत नहीं, सेम बात है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर जीरो वेक्टर है, और जीरो वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करोगे तो ए ही वेक्टर आएगा। ऊपर आपने प्रॉपर्टी देखी थी आइडेंटिटी की, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको एक साइड ले लो और प्लस बी वेक्टर को दूसरी साइड ले लो, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मॉड लगा देते हैं, दोनों साइड में अगर मॉड लगा देंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी वेक्टर। और ये जो क्वांटिटी है इधर हरी वाली, इसको आप पहली प्रॉपर्टी से अगर ओपन करें मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी से, तो आपको क्या मिलेगा, इधर आइए देखिए ज़रा, ये जो मॉड ऑफ ए प्लस बी है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी और प्लस मॉड ऑफ बी, ठीक है। अब आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो है ए वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस मॉड ऑफ बी। अब b का मॉड जो है उसको इधर ले जाओ तो तुम्हें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। इसको पलट के लिख दो तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए
माइनस मॉड ऑफ बी। तो ये बन गई आपकी थर्ड इनइक्वालिटी। ये तीनों इनइक्वालिटी आपकी प्रूफ हो गई हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं ये कॉम्पिटिशन्स के पर्पज़ से भी और बोर्ड के पर्पज़ से भी। तो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनइक्वालिटीज़ के बाद मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर्स पे। मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई भी आपको समझने की बहुत कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर, स्केलर क्या होता है? स्केलर क्या होता है? स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जैसे स्केलर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 3, 1.5, -5, ये सब क्या है? ये सब स्केलर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है। तो इन नंबर्स का कोई डायरेक्शन नहीं है, इन नंबर्स में केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है, ठीक। अब अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर उतने टाइम्स बड़ा हो जाता है जितना उस स्केलर का मैग्नीट्यूड है। जैसे आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसकी लेंथ है इतनी बड़ी, ठीक है। और अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से तो ये वेक्टर डबल हो जाएगा ए वेक्टर का, इतना और प्लस इतना, और ये डबल हो जाएगा ए डैश बी डैश वेक्टर। सिंपल है। अब अगर आपका जो स्केलर है, मान लीजिए m इज द स्केलर, तो कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हो सकती हैं। एक कंडीशन हो सकती है कि m की वैल्यू 1 से 0 के बीच में है, मतलब पॉजिटिव है लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो आपका जो वेक्टर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा लेंथ में, मैग्नीट्यूड में रिड्यूस हो जाएगा। विल रिड्यूस इन मैग्नीट्यूड। और अगर आपका m ग्रेटर देन 1 है तो वेक्टर विल इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या रहेगा? इन सेम डायरेक्शन। अगर आपका m पॉजिटिव है तो इफ़ m इज़ पॉजिटिव तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दिया है कि m जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा और 1 से बड़ा होगा तो ये होगा, m पॉजिटिव है। अब अगर आपका m जो है वो नेगेटिव है तो क्या होगा? तो सेम केस रहेगा, वेक्टर आपका 0 से -1 के बीच में रहेगा। अगर m अगर आपका लेस देन ग्रेटर देन -1 होगा और लेस देन 0 होगा तो वेक्टर स्मॉल हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एंड डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर m आपका जो है छोटा है -1 से तो क्या होगा? वेक्टर एनलार्ज हो जाएगा
और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा 180 डिग्री से। सेम प्रोसेस फॉलो होगी, जैसे ऊपर पॉजिटिव में हो रही थी वैसे इधर नेगेटिव में होगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत इजी सा है चीज़, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर आपको m से मल्टीप्लाई करना है माइनस a वेक्टर को, तो वो इक्वल होगा माइनस m टाइम्स a वेक्टर के, और वो इक्वल होगा माइनस टाइम्स ma वेक्टर के, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास m वेक्टर है और n वेक्टर है, सॉरी m और n स्केलर है और a वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको, तो ये चीज़ सेम होगी m इंटू n करके आप मल्टीप्लाई कर दो a वेक्टर से, और ये चीज़ सेम होगी n को बाहर रखो और m को मल्टीप्लाई कर दो a वेक्टर से, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है m प्लस n, दो स्केलर्स हैं और a वेक्टर उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा ma वेक्टर प्लस na वेक्टर। चौथी प्रॉपर्टी आपकी है, अगर आपके पास लिखा हुआ है m टाइम्स a प्लस b वेक्टर, तो ये हो जाएगा ma वेक्टर प्लस mb वेक्टर। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी जो है वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ को ओबे करता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग और देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ होती है। देखो, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, हम बस ये एक वेक्टर है यहाँ पे, और ये फ्री स्पेस में है ये वेक्टर, ठीक है। ए बी वेक्टर है, ये फ्री स्पेस में, ये लोकलाइज्ड वेक्टर नहीं, फ्री वेक्टर है, ठीक। लेकिन अभी अगर हम लोग एक ओरिजिन बना दें, ठीक है, एक ओरिजिन बना दें यहाँ पे, जिसको यहाँ पे हम ओ बोल रहे हैं, तो इस ओरिजिन से इस ए वेक्टर की तरफ एक वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, और ओ से बी की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और अब हम इसको जो है डायरेक्शन वाइज एनालाइज करेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। तो भाई अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से देख रहे हैं, तो ओ ए वेक्टर ओ से ए की तरफ जा रहे हो, देखो वही तरीका लगाओ, ओ से ए की तरफ गए, फिर ए से बी की तरफ गए, तो फिर ओ से डायरेक्ट बी की तरफ गए, ठीक है। तो इसको लिख लो, ओ से ए की तरफ गए, फिर ए से बी की तरफ गए, और ये इक्वल हो गया ओ से बी की तरफ गए, ठीक। अब अगर आप ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहें, तो वो हो जाएगी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर की। तो ये होता है पोजीशन वेक्टर के हिसाब से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ओ एक ओरिजिन हमने ले लिया है, उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ दोज वेक्टर्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन, हम ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऐसे दो वेक्टर्स की हेल्प से जो ओरिजिन से निकल रहे हैं और ए और बी तक पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ओ ए और ओ बी।
तो उनके टर्म्स में ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए के हेल्प से, ठीक है। इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में किसी वेक्टर को लिखना, ठीक। और हम किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। बस हमको क्या करना होगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना होगा, एक पॉइंट बनाना होगा ओ, जिसको हम ओरिजिन बोलेंगे, जहाँ से हम बाकी सारे वेक्टर्स के ऊपर लाइन खींच सकते हैं और उसके बाद उनको माइनस करके दिखा सकते हैं कि ये ए बी वेक्टर है, सी डी वेक्टर है, कुछ भी है। अब आप आगे आ जाइए। अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। एक सेकेंड। तो बात हो रही थी सेक्शन फॉर्मूले की। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। जहाँ दो तरीके के सेक्शन फॉर्मूले हैं, एक है इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन आएगा अभी इसके बाद। तो इंटरनल डिवीजन में सेक्शन फॉर्मूला कैसे होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए एक वेक्टर। पहले तो मान लीजिए हमने एक वेक्टर बना दिया ए बी वेक्टर, ठीक है। और इस ए बी वेक्टर को हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया ए बी वेक्टर को हमने डिवाइड किया सी पॉइंट पे, और ये रेशियो है m/n का रेशियो, ठीक है। तो हमारे पास ए सी अपॉन सी बी का रेशियो है m/n, या आप कह सकते हो कि एन ए सी इक्वल है एम सी बी के। डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए अगर हम वेक्टर लगा दें इस पर, तो हमें मिल जाएगा एन ए सी वेक्टर इज इक्वल टू एम सी बी वेक्टर, ठीक है। अब आप बनाइए इसका पोजीशन वेक्टर एक जगह, ये मान लीजिए ओ है और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। पॉइंट ऑफ डिवीजन को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इनको नाम दे दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इसको दे दिया सी वेक्टर, ठीक। और इसका डायरेक्शन आपको पता ही है, बना ही हुआ है। अगर हम ट्राइंगल लॉ लगाएं तो क्या होगा, अब अब आप अगर ये वाला ट्राइंगल लें, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए सी और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएं, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, डायरेक्शन देखते जाइएगा, ओ से ए गए, ए से सी गए, तो फिर ओ से सी डायरेक्ट गए, इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर। इसको अगर आप इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के टर्म्स में लिखें तो ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर इज सी वेक्टर। ए सी वेक्टर की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालो और यहाँ पे रख दो, ए वेक्टर प्लस एम सी बी वेक्टर अपॉन एन इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्योंकि यहाँ से देखोगे तो ए सी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, एम बाई एन सी बी वेक्टर, ठीक है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल उठा लो जो कि है इन ट्राइंगल ओ सी बी, और इसमें फिर से ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे अगर हम लोग, तो देखो ओ से सी जाओ, सी से बी जाओ,
तो ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इक्वल होना चाहिए, डायरेक्ट ओ से बी जाओ, ओ बी वेक्टर, इनकी वैल्यूज़ रख दो, तो तुम्हें मिल जाएगा सी वेक्टर इज इक्वल प्लस सी बी वेक्टर, ठीक है, और इज इक्वल टू ओ बी की जगह हम लिख देंगे बी वेक्टर। अब देखो इस इक्वेशन में यहाँ पे सी बी आ रहा है, ये जो सी बी वेक्टर है इसकी वैल्यू हमें इस इक्वेशन से निकालनी है, ठीक है। यहाँ से सी बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 जो हमने अभी अभी बनाई है इसमें रख देंगे। तो चलो वैल्यू निकालते हैं, तो हमें मिल जाएगा ए वेक्टर प्लस एम बाई एन इसमें एलसीएम अगर ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा एन ए वेक्टर प्लस एम सी बी वेक्टर होल का अपॉन एन इज इक्वल टू सी वेक्टर, या फिर इससे हमें मिल जाएगा एन ए वेक्टर प्लस एम सी बी वेक्टर इज इक्वल टू एन सी वेक्टर, ठीक है। तो इसमें से एम सी बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा एन सी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर के, और अगर केवल सी बी वेक्टर देखा जाए तो वो हो जाएगा सी बी वेक्टर इज इक्वल टू एन सी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम विच इज स्केलर। अब ये वैल्यू उठा करके हमें रखनी है सी बी की, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में रखनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 है क्या एक्चुअली में, वो है सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो इसमें हमारा बन जाएगा सी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम इज इक्वल टू बी वेक्टर। अगर एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा एम सी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर होल के अपॉन में आ जाएगा m इज इक्वल टू बी वेक्टर। अब m को इक्वल की उस साइड ले आके मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर c वेक्टर कॉमन ले लेंगे, तो m प्लस n c वेक्टर, जो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ एडिशन अभी ऊपर सिखाया है उससे हम कॉमन भी ले सकते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो माइनस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर। अब अगर आप एन ए वेक्टर को उधर भेजें तो आपको मिल जाएगा m प्लस एन सी वेक्टर इज इक्वल टू एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, और सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी एन ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। तो ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इससे कोरोलरी निकल के आ जाती है कि अगर हम सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ए बी वेक्टर को, इफ ए बी वेक्टर इज डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, तो m/n जो है वो हो जाएगा 1:1, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि m इज इक्वल टू k इंटू 1 और n इज इक्वल टू k इंटू 1। ये वैल्यूज़ अगर आप रख देंगे तो आपको मिल जाएगा c वेक्टर इज इक्वल टू के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर अपॉन k प्लस के, विच इज़ इक्वल टू k टाइम्स a प्लस बी वेक्टर अपॉन 2k, या फिर a प्लस बी वेक्टर अपॉन 2।
तो ये आ गया आपका कोरोलरी, जिसमें आपने निकाल लिया है मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला हो गया है। जैसे मिड पॉइंट आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में। और अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन की। ठीक है, तो डायग्राम बना ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने बना लिया है। अब एक्सटर्नल डिवीजन में देखिए होता क्या है कि वेक्टर ए बी आपके पास है। ठीक है, ये है वेक्टर ए बी, इसको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट सी यहाँ पे, और ये पॉइंट इस ए बी वेक्टर के बाहर है, इसलिए इसको एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। और यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर हम ए सी की बात करें, सॉरी ये सी बी की, सी से बी वेक्टर, सी बी वेक्टर, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे बी सी की, सॉरी सी बी की, और हम लोग बात करें सी ए की, मतलब ये पूरी लेंथ सी बी टू सी ए, ठीक है, ये डिवाइड हो रही है m/n के रेशियो में। तो इससे आपको मिल जाएगा एन सी बी इज इक्वल टू एम सी ए। ठीक है, अब ये बताइए जो सी बी वेक्टर है, सी बी वेक्टर, वो क्या है। सी बी वेक्टर निकालना बहुत इजी है। सी बी वेक्टर निकालना बहुत इजी है। देखिए, आप सी बी वेक्टर निकाल सकते हैं एक बड़े ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी बी से। तो ओ सी बी ट्रायंगल में आपको मिल जाएगा सी ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, या फिर सी बी वेक्टर आपको मिल जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के हिसाब से देखिए आपको साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, और सी बी वेक्टर आ जाएगा ओ बी वेक्टर है कितना, ओ बी वेक्टर है कितना बी वेक्टर, और ओ सी वेक्टर कितना है सी वेक्टर। तो सी बी वेक्टर की वैल्यू आ गई बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इस साइड पे देख लीजिए कि अगर हम निकालना चाहें सी ए वेक्टर तो वो क्या होगा, सी ए वेक्टर, सी से ए की तरफ जाने वाला वेक्टर। ठीक है, तो अगर देखें तो ओ सी वेक्टर को ऐड किया जाए सी ए वेक्टर में तो हमें मिलेगा ओ ए वेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, जो कि है ए वेक्टर। तो सी ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब ये जो दो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं सी बी वेक्टर की और सी ए वेक्टर की, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के रख देंगे इस इक्वेशन में, एन सी बी इज इक्वल टू एम सी ए में। तो एन सी बी की जगह आ जाएगा बी माइनस सी वेक्टर्स इज इक्वल टू एम ए माइनस सी वेक्टर्स। ठीक है, इनको ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा एन बी वेक्टर माइनस एन सी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर माइनस एम सी वेक्टर। सी वेक्टर को एक साइड कर लेंगे, ठीक है, और ए और बी को एक साइड कर लेंगे। ठीक, तो एन बी वेक्टर माइनस एम ए वेक्टर इज इक्वल टू एन सी वेक्टर माइनस एम सी वेक्टर। इससे निकल के आएगा एन बी वेक्टर माइनस एम ए वेक्टर इज इक्वल टू एन माइनस एम
सी वेक्टर। या अगर आप डिवाइड कर दें इसको तो आपको मिल जाएगा एन बी वेक्टर माइनस एम ए वेक्टर अपॉन एन माइनस एम इज इक्वल टू सी वेक्टर। अगर आपका रेशियो m/n था, m पहले था n बाद में था, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं सीधे सीधे एम ए वेक्टर माइनस एन बी वेक्टर इज अपॉन m माइनस एन इज इक्वल टू सी वेक्टर। दोनों चीज़ें सेम है, कोई फ़र्क नहीं, किसी भी एक फॉर्मूले को आप यूज़ कर लो, दोनों बातें सेम है। तो ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। अब बात करते हैं सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल की। ठीक है, तो यहाँ सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में हम लोग बात करेंगे सेंट्रॉइड की। ये कंपटीशन के लिए है। फिर हम लोग बात करेंगे इन सेंटर की और ऑर्थो सेंटर की। और सरकम सेंटर की। पहले जल्दी से समझ लेते हैं ये चारों चीज़ें, ये जो चारों सेंटर्स होते हैं ट्राइंगल के, ये क्या होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के मैंने मीडियंस बना रखे हैं। मीडियन का मतलब होता है एक वर्टेक्स से लाइन ऐसी जाए जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो जैसे हमने यहाँ से एक मीडियन बना दी ये, ठीक है, ए बी सी, और ये पॉइंट हो गया डी, और इस पॉइंट से ए से हमने एक मीडियन बना दी ये। ठीक है, और एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रही है। एक सेकंड रुकिए। ऑल राइट, तो ये जो ए बी सी ट्राइंगल है आपका, पहले बात करते हैं सेंट्रॉइड की। तो ये जो ए बी सी ट्राइंगल है आपका, इसमें सी से एक मीडियन बना दीजिए, ए से मीडियन बना दीजिए और बी से मीडियन बना दीजिए। तो ये जो मीडियंस हैं ये अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं जी। यहाँ पे सारी मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, और डी ई एफ, ये जो रेशियो होता है सी जी का रेशियो जो होता है जी ई के साथ, या किसी भी एक मीडियन के उठा लो, जैसे ए डी मीडियन उठा लो या बी एफ मीडियन उठा लो, तो उनमें भी जो ये पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो मीडियंस के अंदर है, वो मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। ठीक है, वर्टेक्स की तरफ वाला पार्ट बड़ा होता है, उसको कहते हैं 2 पार्ट्स में है वो, और जो साइड की तरफ वाला पार्ट होता है जो जी है वो होता है 1 पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीडियन का फंडा कि मीडियन होता क्या है। अब बात करते हैं इन सेंटर की। तो इन सेंटर में क्या होता है कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल बनाना होता है ए बी सी, ये आपने 9th क्लास में सीखा होगा। अगर आप ट्राइंगल के अंदर सर्किल बनाओगे तो कैसे बनाओगे, उसको बनाने के लिए तरीका ये है कि आप तीनों एंगल्स, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स या 2 एंगल्स के का एंगल बाइसेक्टर बनाए। जैसे ये एंगल है इसका, तो इसका बाइसेक्टर ऐसे बना दीजिए आप, और ये एंगल है इधर से, तो इसका बाइसेक्टर आप ऐसे बना दीजिए। ठीक है, और इधर से जो बाइसेक्टर आएगा इस एंगल का,
वो भी इसी पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है, इसको आई बोलते हैं पॉइंट को। और ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है किसी भी एक बेस पे, ठीक है। तो जैसे ही आपने बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है आईडी, अब ये आईडी को रेडियस मान के और आई को सेंटर मान के आप एक सर्किल बनाते हैं इस तरीके से, ठीक। और इस सर्किल का जो रेडियस होता है, उस रेडियस को हम लोग कहते हैं इन सर्किल का रेडियस, इन रेडियस। तो इन रेडियस की बात करें तो जो इन रेडियस है वो होगा आईडी। या अगर आप आई से किसी एसी साइड पे बनाओगे या सीबी साइड पे बनाओगे परपेंडिकुलर, तो वो रेडियस बन जाएंगे। तो ये सारे रेडियस बराबर होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो आई पॉइंट है, आई पॉइंट से तीनों साइड के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे ये डिस्टेंस अगर हम बना दें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये सारे डिस्टेंसेस आपके इक्वल होंगे, डी ई एफ, आई डी, आई आई एफ, ठीक है। पहले हम लोग ये समझ लेंगे ये चारों टर्म्स होते क्या हैं, उसके बाद इनके वेक्टर इक्वेशंस या वेक्टर फॉर्म देख लेंगे, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं ऑर्थो सेंटर पे। ठीक, तो ऑर्थो सेंटर होता क्या है? ऑर्थो सेंटर आपका बनता है जब आप तीनों साइड के परपेंडिकुलर्स बना दें। जैसे आपने इस साइड से डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। तो ये तीनों परपेंडिकुलर्स हो गए। इस पॉइंट को आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक्स आपने बोल दिया, ये ABC ट्रायंगल है आपका, ठीक है। तो ये ऑर्थो सेंटर हो गया, जो आपका पॉइंट एक्स है वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। वो मीटिंग पॉइंट होता है तीनों एल्टीट्यूड्स का। सरकम सेंटर पे आ जाते हैं। तो सरकम सेंटर क्या होता है? एक्चुअली में हमें ट्रायंगल के बाहर सर्किल बनाना होता है इस केस में। तो थोड़ा सा जो है ट्रायंगल को नीचे इधर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्किल का, ट्रायंगल का जो आपको सरकम सेंटर या सरकम सर्किल बनाना है, मतलब एक ऐसा सर्किल बनाना है जो इस पूरे ट्रायंगल को कवर कर ले, ठीक है। परफेक्टली तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप मान के चलिए कि जैसे मैंने यहाँ पे जो है इसको कवर करा दिया है पूरे ट्रायंगल को, ठीक है। तीनों वर्टेक्स सर्किल के ऊपर होने चाहिए। तो ये बनता कैसे है? इसको बनाने के लिए जैसे ABC ट्रायंगल आपने ले लिया है और इस ABC ट्रायंगल की साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपको बनाने हैं। तो जैसे आपने बचपन में कंस्ट्रक्शन सीखा ही होगा, और वो कंस्ट्रक्शन से जैसे ये मोर देन हाफ ओपन करके आप ऐसे एक लाइन बना देते हैं, फिर इधर से मोर देन हाफ ओपन करके ये लाइन बना दिया आपने, ठीक है। ये पॉइंट जो आपको मिल गया है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर। कुछ भी बोल दो इसको, ओ बोल दो या, ठीक है। अब ये O से A की जो दूरी है, ये लेंथ, ये होती है सरकम रेडियस। OA, OB, OC, ये तीनों बराबर होंगी, क्योंकि साफ दिख रहा है ये तीनों पॉइंट्स आपके कहाँ पर हैं? सर्किल पे हैं। और O जो है वो सर्किल का सेंटर है, तो ये OA, OB, OC इक्वल होंगे। इनको कहते हैं सरकम रेडियस। और ये जो सरकम रेडियस होता है, इसको नाप के अगर आप अपने कंपास से O पे पॉइंट रखें अपना नीडल और सर्किल बना दें, तो ये तीनों पॉइंट्स को टच करेगा। और इस सर्किल को हम लोग कहते हैं सरकम सर्किल, ये, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके वेक्टर इक्वेशंस पे, इन चारों। सेंट्रॉइड की अगर बात करें
तो सेंट्रॉइड जो होता है उसको निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है जिसमें हम लोग नहीं, तो अगर ए बी सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनको पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये जो वेक्टर्स हैं ये हैं पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, या आप ऑफ अ ट्रायंगल आप बोलिए, ठीक है। तो जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 के, ठीक है। इसका प्रूफ भी है लेकिन उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, आप खुद से प्रूफ कीजिएगा इसको। सेकंड आ जाता है आपका इन सेंटर, जो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है। तो अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, चलिए देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है, और ये ए बी सी ट्रायंगल का ए जो है, ए बी जो है वो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ठीक है। और ए बी बी सी सी ए इसकी लेंथ है, ठीक। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए सी है, इसी तरीके से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो बी सी है, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी है, ठीक है। तो इन सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा आपका बी सी, पी वी पोजिशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए वेक्टर प्लस ए सी इंटू बी वेक्टर प्लस ए बी इंटू सी वेक्टर। होल के अपॉन में पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं और बात करते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो बन जाएगा आपका, इसी ट्रायंगल को, ऊपर वाले ट्रायंगल को आप रेफर करिएगा, tan ए इंटू ए वेक्टर प्लस tan बी इंटू बी वेक्टर प्लस tan सी इंटू सी वेक्टर, होल के अपॉन में tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। जहाँ पे ए बी और सी एंगल्स हैं, ट्रायंगल के एंगल्स हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सरकम सेंटर पे। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा sin 2a इंटू ए वेक्टर प्लस sin 2b इंटू बी वेक्टर प्लस sin 2c इंटू सी वेक्टर, होल के अपॉन में sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। तो ये चार हमने सेंटर्स देख लिए और डिफाइन भी कर दिया उनको पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में। आज का जो लेक्चर है उसमें यही रहेगा, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।